नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्गी की पोस्ट से बवाल, बयानों से सियासी उबाल। दिग्विजय सिंह एक ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो कई बार, उनकी राजनीतिक समझ तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन कई बार उनकी समझ ये भी कहती है कि जो किसी टिप्पणी से या किसी पोस्ट से कैसे एक बवाल सा पैदा कर दिया जाए, इसमें भी उनकी महारत ज़बरदस्त है। आपको याद होगा गांव में, और हम सबका ताल्लुक गांव से है, नई पीढ़ी जेन जी को छोड़ दें जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है, और यहाँ भी दिग्विजय सिंह जी की पोस्ट में भी इसी जेन जी इसकी बड़ी चर्चा है। नहीं तो जो लोग 50 पार कर चुके हैं वो जानते हैं कि गांव में एक बब्बा होते थे और उनको छेड़ना हो तो इतना जाके पूछ लो, बब्बा हाँ भैया 1947 में कब आओ तो, अरे तेरी तो ठठरी मारो, लाठी उठा के पीछे लग जाते। तो दिग्विजय सिंह जी की कई बार पोस्ट ऐसी होती है कि ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। शायद वो भी किसी कोने में बैठ के अपने सोफे में हंस रहे हों कि अच्छा ऐसा बोल रहे हैं क्या, ऐसा हो गया क्या, जब बीजेपी से ये रिएक्शन आ रही है, चलो अच्छा रहा, हमने तो एक लहर पैदा कर दी। बहरहाल मैं इसको हल्का नहीं कर रहा हूँ ये बात कह के, लेकिन ये भी एक किस्म की राजनीति है कि आप कुछ ऐसा पोस्ट करिए जिसके राजनीतिक मायने भी हों और शरारत के भी मायने हों कि आदमी परेशान भी हो जाए, कौन कह रहा है, कौन कहाँ है, क्या किसकी पोस्ट है, क्या हो गया, तमाम बातें हैं। लेकिन पहले देखिए हमारी सियासी रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। देहरादून पेपर लीक मामले में छात्रों का धरना मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। जी हां, इस प्रदर्शन का वीडियो जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, मध्य प्रदेश में राजनीति सुलग उठी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। रामेश्वर ने दिग्विजय सिंह के साथ ही राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता की भूखी कांग्रेस जिन्ना की राह पर चल रही है। केवल वो चाहते हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। एक दिग्विजय सिंह, वो भी इस तरह के ट्वीट करके आज बताते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानी गई हम आग लगा देंगे। बीजेपी के तीखे आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिन छात्रों के बयान का वीडियो वायरल हुआ है वो खुद बीजेपी और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि असली मुद्दा पेपर लीक और प्रशासनिक गड़बड़ियों का है, लेकिन सरकार उस पर बात करने के बजाय विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहाँ में सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बच्चे अगर इतनी प्रताड़ना में हैं तो सरकार कैसी चल रही है, इसकी बात नहीं करेंगे गवर्नेंस की। कांग्रेस ने शेयर कर दिया उनका वीडियो, क्रांति आ गई एकदम। अचानक देश के खिलाफ बिगुल बज गया, और जो बिगुल बजा रहे हैं असली बच्चे, जिनकी जो है जीवन आपने सत्यानाश कर दिया है, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। ये दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। कुल मिलाकर देहरादून का पेपर लीक मामला मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासत में नई हलचल मचा दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुए इस विवाद से उनका कितना भला होगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, दिग्विजय सिंह इस पोस्ट और अपने बयानों से राजनीति में प्रासंगिक बने रहते हैं, क्योंकि बीजेपी उनकी हर बात पर पूरी तैयारी से हमला करती है। तो चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट छात्रों की आवाज़ है या सियासी हथियार? क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर हर बार हमला बोलना बीजेपी की रणनीति है? क्या इस तरह की पोस्ट और बयान इन्हीं के सहारे प्रासंगिक बने रहते हैं दिग्विजय सिंह? तो ये हमारे सवाल हैं। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं उनमें स्टूडियो में मेरे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी साहब,
कांग्रेस के युवा नेता, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही नवनीत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। नवनीत जी, पहला सवाल आपसे ही। एक शेर है जो अक्सर बड़ी गंभीर बात कह जाता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और आजकल सोशल मीडिया के लिए ये बात बड़ी इसी तर्ज पे कही जा सकती है कि पोस्ट कोई भी डाल दो, वही चर्चा तो होगी, उस पर चर्चा होगी, रिएक्शन होगी, तो पूछा जाएगा किसकी पोस्ट है, किसने की है, तो नाम आ जाता है। दिग्विजय सिंह की राजनीति के जो सिरे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक सिरा उनका बहुत देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर, और एक है कि देखन में बड़न लगें और घाव नहीं बल्कि हाथ से विनोद करें। इस तरह का भी एक सिरा जाता है जो कई बार चिढ़ौनी बन जाता है, जैसे हम बचपन में कहते थे चिढ़ाना। क्या लगता है आपको, इसमें दोनों ही बातें हैं? वो बीजेपी को उन्होंने छेड़ने की भी कोशिश की है और एक मुद्दे की तरफ भी युवाओं के ध्यान खींचने की कोशिश की है। जी, तो देखिए वो गजल है ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब ये तो बात तो निकल गई है, बहुत दूर तलक जाएगी है। विषय बहुत गंभीर है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह उठाए तो ही विषय गंभीर हो, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी का मामला बहुत ज्यादा है, और वहां पे धामी सरकार के खिलाफ जो लोग मैदान में उतरे हैं बच्चे, उनकी मांग जायज है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मांग गलत है या उनको कोई पीछे से हवा दे रहा है। ये जहां जहां भी जो इस प्रकार का कोई आंदोलन होता है तो यही सवाल सामने उठता है कि इनके पीछे कोई हवा दे रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है शायद कि इन सबको गंभीरता से समझना भी पड़ेगा कि चाहे वो बिहार का मामला हो। अब यूं अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लद्दाख की बात भी कर लेते हैं कि जो सोनम वांगचुक अभी से चुनाव के पहले तक जो है विस्तार थे भाजपा के और नरेंद्र मोदी की पहली पसंद थे, आज वो गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी, और उन पर आरोप भी लग गया कि वो पाकिस्तान चले गए, जबकि उनका कहना था कि वो तो बाकायदा सरकार से अनुमति लेके गए और किसी कार्यक्रम में गए थे। पर सब जगह पर बात एक ही उठ रही है कि ये सारे नए बच्चे जो हैं, क्या वाकई ये बेरोजगार हैं? क्या इनकी बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या हो गई, या सरकार उसको समझना नहीं चाहती कि वाकई ये गंभीर विषय है, अगर इस पर हमें ध्यान देना होगा। आप ये मानेंगे कि बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से बढ़ी है, और इस बेरोजगारी के बढ़ने के कारण जो है अब बहुत तेजी से युवाओं में एक अजीब प्रकार की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। दिग्विजय सिंह जी ने तो खेला है कि दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि इस खेल को खेल लो आप, तो बाकी जितने युवाओं को उनके साथ आना है अपने आप आते चले जाएंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया तब भी उन्होंने कहा था कि मैं जेन जेट के लिए तैयारी कर रहा हूं, कि युवाओं को समझ में आना चाहिए उनके वोट चोरी हो रहे हैं। तो ये मामला गंभीर है, मुझे लगता है इस पर राष्ट्रीय स्तर की भी चर्चा की बहुत जरूरत है। बिल्कुल नवनीत जी, लेकिन कुछ सवाल हमको नहीं भूलने चाहिए कि चलिए फर्ज कीजिए कि आज यूपीए की सरकार होती, एनडीए की जगह, और यूपीए की सरकार होती तो क्या बेरोजगारी दूर हो जाती? धड़ाधड़ नौकरियां मिलने लगती, लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाता, कहीं कोई संकट नहीं रहता। ये आप और हम सब जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और बेहतर समझते हैं, राजनेता हमारे साथ हैं, कि नौकरियों की क्या व्यवस्था है, खासतौर से सरकारी क्षेत्र में, और वो कैसे हासिल होती हैं, किस तरह से मिलेंगी, कितनी गुंजाइश है, ये तमाम चीज़ें। और दूसरा और बड़ा सवाल है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल इसी समय क्यों, जब त्योहारों का समय है? फिर दूसरी बात, लव जिहाद को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। तीसरी बात कि देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, इसमें कोई बरगलाने की और युवाओं को खड़े करने की तो कोई बात नहीं है। और दूसरा, जब युवाओं का आंदोलन फूटता है, नेपाल में फूटा, संपत्ति किसकी जली? संपत्ति किसी दुश्मन देश की नहीं जली, नेपाल की ही जली। तो ये सवाल भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिए से ऐसे ना खेलें कि घर जल जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रिज गोपाल लोया जी, ये इन्हीं सवालों के साथ आपसे रूबरू हूं। जी बोलिए। जी जी शरद जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करूं कि छात्र जो कह रहे हैं वो कोई बहुत गलत मांग नहीं कर रहे, वो कोई बहुत गलत चीज नहीं कह रहे। और दिग्विजय सिंह जी का जो पोस्ट है वो छात्रों की मांग से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दिग्विजय सिंह जी क्या पोस्ट करना चाह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन में नारे लग रहे हैं, वो नारे क्या लगे, हम लेके रहेंगे आजादी, संसद से आजादी, सड़क पर आजादी,
आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि यही नारे जेएनयू में लगते हैं, यही नारे शाहीन बाग में लगते हैं और अन्य जगह भी लगते हैं और वो देहरादून में भी लगे, और दिग्विजय सिंह उनके समर्थन में खड़े नजर आने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी खड़े होने की कोशिश करती है। मैं ये पूछता हूं कि हमें बचपन से सुनाया जा रहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कांग्रेस के जब जब हमारे मित्र हमारे सामने होते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो प्रश्न इस बात का है कि ये आजादी अब क्यों मांगी जा रही है, किससे मांगी जा रही है, यदि ये देश आजाद है, इस देश में लोकतंत्र है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह एक पन्ना पलटते हैं, दूसरा भी तो पलटिए कि उन छात्रों के 5 प्रतिनिधि वहां के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिलते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि धामी जी ने हमें 5 मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। ये सारा चीज मीडिया में पब्लिक डोमेन में है। दिग्विजय सिंह जी आप क्या करना चाहते हैं? और एक और जो शब्द का इस्तेमाल किया जैन जी का, ये जैन जी का शब्द है, इससे खेलने की कोशिश कम से कम कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए। अभी पिछले 2 महीने में पूरे देश के जैन जी ने ये बता दिया है कि जैन जी का मूड क्या है और उसका मिजाज क्या है। हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी में जहां भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास कुछ नहीं था, वहां 7 की 7 सीट हम जीते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताया, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी में, गुवाहाटी में, पूरा देश का जैन जी आपको बता रहा है कि आप जिस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, ये मुद्दा युवाओं का नहीं है, युवाओं का मुद्दा है उनका कैरियर। उस कैरियर के बारे में आप उनके सामने ना तो कोई योजना रखते हैं, ना कोई ऐसा प्रमाण रखते हैं कि नहीं देखिए हमारी सरकार थी तो ये अच्छा हुआ था, ना ये प्रमाण रखते हैं कि हमारी सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में है तो वो ये अच्छा काम कर रही है, चलिए नहीं रखते हैं। तो ये आज का जो जैन जी है वो सब जानता है क्योंकि वो तकनीक की क्रांति के युग में पैदा हुआ है। तो आग्रह ये है कि आप युवाओं के बहाने देश विरोधियों और देश विरोध करने वाले भारतीय जो हमारे कुछ समूह हैं उनका सहयोग मत करिए। दिग्विजय सिंह जी, हमारी आप जो बातें कह रहे हैं लोया साहब, उन बातों से नाइत्तेफाकी बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, युवाओं से जुड़े जो विषय हैं उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन के लिए आपके एग्ज़ाम्स की पारदर्शिता बनी रहे। और ये बारंबार मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या हमारे दूसरे प्रदेश हो, ये बार बार हुआ है कि एग्ज़ाम्स की पारदर्शिता पर असर आया है और बहुत बड़े बड़े विवाद खड़े हुए हैं इसको लेकर। मध्य प्रदेश में व्यापम का विषय किसी से छिपा नहीं है कि कितना बड़ा विषय बन गया ये, और इसके चलते तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री को, जो अब दिवंगत हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया और उन्होंने इसकी भारी राजनीतिक कीमत भी चुकाई। तो ये प्रसंग इस तरह से देखा जाना चाहिए कि युवा लड़कर पढ़कर नौकरी हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके एग्ज़ाम तो ठीक रहें, ये बड़ी चीज़ है। और ये आपकी बात से बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी मुल्क के अलावा दुनिया के चौधरी मुल्क ये सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान पीछे सरके, ये ना आगे आए। ये चौथी अर्थव्यवस्था हो गया, कल और आगे बढ़ जाएगा, फिर एक और चीन खड़ा हो जाएगा दुनिया के सामने। तो इसको भी ना भूलें हम, ना हमारे युवा भूलें, ना हमारे मिडिल एज्ड भूलें और ना बुजुर्ग भूलें। फिरोज साहब देखिए शरद जी, बहुत रिमार्केबल चीज़ जो है वो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट की है और वास्तविकता को उन्होंने बिल्कुल सामने ला के रख दिया। देहरादून का भला है वो आंदोलन हो, लेकिन ये पूरे देश की बात है। पहली बात, बच्चे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये आप अपना भगवा ले जाइए और तिरंगा हमको दे दीजिए, आप हिंदू धर्म के नाम पर हमको मूर्ख बना रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, इसमें सभी धर्मों का जो है सम्मान है। ये बात लोया जी नहीं बोल रहा है। दूसरी बात, हम बारंबार कह रहे हैं इस बात को कि हमारे यहाँ व्यापम हुआ, 12 साल पहले हुआ, कांग्रेस के लोगों ने लाठियाँ खाई, हम लोगों ने इसको, इस मुद्दे को बहुत लंबे बहुत दूर तक उठाया। 53 लोगों की मौत हुई, उसमें एक आपके पत्रकार साथी भी थे जिन बड़े प्रतिष्ठित चैनल के, नेशनल चैनल की, उनकी भी मौत हुई और पूरा मीडिया पिल गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उस टाइम में। ये मुझे आज भी याद है क्या हुआ। 2300 लोग जेल में हैं, जो पैसे देने वाले थे जेल में हैं और जो पैसे लेने वाले थे वो बाहर घूम रहे हैं। एक आध आदमी बताइए ना, मोदी जी ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, एक आध आदमी के पास आई हो सीबीआई। चलिए व्यापम खत्म हो गया, नीट की परीक्षा हो,
नीट की परीक्षा में घोटाले हो जाते हैं, MPPSC हो उसमें घोटाला हो जाता है, PCS हो जो यूपी का उसमें घोटाला हो जाता है। अभी बिहार में आप ही के नेताओं को जेएनजी ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। में हिंसा की कतई समर्थक नहीं हो, ये देश अहिंसा गांधी का देश है। तो ये कब तक आप ये हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, लोगों को बांटते रहेंगे। जो आंदोलन आपके खिलाफ करे वो उन्होंने कहा ये भारत का देश विरोधी है, ये देशद्रोही है। सोनम वांगचुक इतने दिन से बैठे थे, आपका कार्यालय जला दिया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कान नहीं खुल रहे हैं। मेरी बिटिया ने क्लैट का एग्जाम दिया, जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले आई, जब क्लैट का रिजल्ट चला आ रहा है, 3 बार वो लिटिगेशन में फंस गया जाके। तो आप जो कर रहे हैं ना, और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कम से कम हमारे राज्य में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे राज्य में अगर इम्तिहान होता था तो उसका रिजल्ट आता था, PSC का भी रिजल्ट आता था और लोग पास होते थे। ठीक, एक बात। दूसरी चीज, आपने व्यापम में यह हाल किया कि जो पैसे वाले पिता का नालायक बेटा जो था वो पास हो गया, और गरीब बाप का लायक बेटा जो था वो सड़कों पर रह गया। अभी भी सुधर जाइए लोया जी, अभी भी हम कह रहे हैं कि मान जाइए। आपकी इन मूर्खताओं में हम और जल जाएंगे साथ में, कांग्रेस और चली जाएगी साथ में। और ये देश में आपने 3 देशों के उदाहरण देख लिए, ये चौथा हमारे यहाँ ना हो। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार सुधर जाए। आपके मुख्यमंत्री को एक जरा सी, आपके मुख्यमंत्री ने, धामी जी ने ये काम किया है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने हरिद्वार से लोगों को 2 ट्रक भर के लोगों को बुलवा के उनको पिटवाया है। चलिए ये आपकी सरकार को धामी जी जाके बैठे है और वहीं खत्म करें मामले को। बातचीत का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज मैं नहीं समझता हूं आप दोनों की व्यवस्था को मैं, कि आप पार्टी लाइन नहीं छोड़ सकते हैं। और दर्शक भी देखते हैं, उन्हें भी मालूम है कि ना लोया साहब तारीफ करेंगे फिरोज साहब की, ना फिरोज साहब तारीफ करेंगे लोया साहब की। लेकिन कुछ तो, जैसे आप कह रहे हैं भगवा तिरंगा दे दो, ये कहाँ से ये बयान आपने देखा, समझा किसने, या कुछ लोगों का रिएक्शन है जिसको हम जनरलाइज कर दें? भगवा ना कहें तो केसरिया कहें। केसरिया तो हमारे तिरंगे में भी है साहब, और वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है केसरिया। और भगवा भी किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। हिंदुत्व को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीवन शैली है, ये सनातन एक जीवन शैली है। और आप ठीक है, बीच में कुछ मसले उलझते हैं, लेकिन अगर आप व्यापम पर सवाल उठाते हैं तो ये संविदा शिक्षक कहाँ से आया साहब? जो चक्की में मां साहब बैठे हुए हैं, चक्की चल रही है, अपनी जगह किसी और को रख दिया है। गलतियां राजनीतिक दलों से होती हैं, होती रहेंगी, क्योंकि उन्हें राजनीतिक तौर पर सही दिखना है। इसके लिए वो फैसले लेंगे। बोल लीजिए जल्दी से लोया साहब, 15 सेकंड जी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो फिरोज भाई ने कहा केसरिया झंडा, इसके लिए मुझे आपत्ति है। देखिए फिरोज भाई, हर बात को केवल हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिएगा। यदि मैं ये देखता तो मैं ये भी कहता कि जो जैन जी की और नेपाल बना देने की बात कह रही थी, वो लड़की हिजाब बांधे हुए, मगर मैंने नहीं कहा। और इसलिए नहीं कहना चाहता मैं कि हम छात्रों को छात्र रहने देना चाहते, परीक्षार्थियों को परीक्षार्थी और युवाओं को युवा। मगर ये जो आपकी बांटने की मानसिकता है और ये जो आपका भगवे से घृणा है, ये थोड़ा तो छुपा कर रखिए। ये बार बार उजागर क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये मुल्क सभी का है। यहाँ के मुसलमान हो, हिंदू हो, ये सभी का है। और ये बात जो लोग हिंदुत्व और हिंदुत्व पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें संघ प्रमुख को सुनना चाहिए, जो ये बात कहते हैं कि राम मंदिर के बाद अब हमारा ना मथुरा पे स्टैक है ना काशी पे है। आज जिसकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो वो कर लें। संघ प्रमुख ये भी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढी जानी चाहिए। अब आप इन सारी बातों को भूल जाते हैं, कुछ सिरे आप पकड़ लेते हैं। और कहाँ जाएगा भारत का मुसलमान? क्या पाकिस्तान जाएगा जहां मुहाजिर कहा गया भारत से जाने वालों को? वो नेपाल जाएगा या वो अमेरिका जाएगा जहां एक 76 साल की महिला को जंजीर में बांध के लौटाया गया है? अभी कहां, किस मुल्क में जाएंगे? हमारी इज्जत हमारे अपने मुल्क में है, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो। नवनीत जी, क्विक रिएक्शन सर आपका जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो हम जिस विषय बात कर रहे हैं, ये विषय पर जैन झेट के जो बच्चे हैं या जिन प्रकार की हम बात कर रहे हैं, सबके विषय अलग अलग हैं। देखिए, नेपाल का मामला बिल्कुल अलग है। नेपाल के जो वीडियो चले थे वो इसलिए चले थे कि उन जो राजनेताओं के परिवार थे उनके अय्याशी और सारे वीडियो चले, तो उसके बाद बच्चे नाराज हुए थे।
भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत की राजनीति आज भी मैं सोचता हूं कि दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र का ग्रंथ जो है मुझे लगता है केवल सबसे बड़ा ग्रंथ इसी देश में ही लिखा गया है, और इसीलिए हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं शायद वो भी लोकतंत्र में भरोसा करके कर रहे होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र में भरोसा कर रहे हैं तो वो तमाम लोग जो विपक्ष में है, क्या भाजपा जब विपक्ष में रही तो कोई मुद्दे नहीं उठाए, क्या हर बार ये मुद्दे उठते हैं। विषय पर जाना जरूर है, सबको जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो कोई मुख्यमंत्री कतई नहीं चाहेगा किसी बच्चे का नुकसान हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं और अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था, जब बंगाल को लेकर निर्णय आया था कि नहीं इसको रद्द किया जाए, तब भी यह मामला उठा था कि भाई अगर गलत है तो गलत है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि जो गलत हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ में, उस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। ये किसी कांग्रेस या भाजपा का मामला नहीं है। जी फिरोज साहब, देखिए फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे बयान को अभी मेरे ही सामने तोड़ रही है। वो मैंने कहा ना, ये जो है हर मुद्दे को लाके हिंदू मुस्लिम पर लाकर फिट कर देते हैं। उस बच्ची ने ये भी कहा साथ में कि ये देश सबका है और सबको साथ रख के ही ये देश चल सकता है। वो वही बात हम भी कहते हैं। हम भी आपसे यही कहते हैं कि जो आपका धर्म है वो आपका व्यक्तिगत विषय है, जो मेरा धर्म है वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। व्यापम हुआ ठीक है, हुआ ना, 53 लोग मरे, ये उनकी हत्या हुई, सही हुआ, लेकिन सजा किसको हुई? न्याय मिला किसी को? ये कौन देखेगा? ये सिस्टम कौन देखेगा? और आप बड़े उससे कहते साहब अदालत ने सबको छोड़ दिया, सीबीआई के ऑफिस में बाहर आपको कोई एक आदमी नजर नहीं आएगा जिसको हमने ऑफिस दिया। फिर एमपीपीएससी का एग्जाम हो गया, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी जाके बैठे और पुलिस को बोल दिया था कि इनको हाथ मत लगा देना गलती से। आप जो है छात्रों से बात करने की जगह उनकी पिटाई करते हैं जम के। और वहां भी यही मुद्दा था नेपाल में, कि नेपाल में ये देखा गया कि जो नेताओं के बच्चे हैं वो तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं और एरोप्लेनों में घूम रहे हैं, और जो आम आदमी का बच्चा है वो दर दर ठोकरे खा रहा है, उसको है ना नौकरी नहीं मिल रही। ये कौन देखेगा? और ये प्रधानमंत्री महोदय को बाहर आके बोलना चाहिए कि मैं ये तुम्हारा प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेता हूं कि जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप कोई काम करना नहीं चाहते, हर मुद्दे को आप हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया। दिग्विजय सिंह जी का 50 साल का तजुर्बा है राजनीति का, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर वो किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप उसकी गंभीरता को समझ लीजिए। ये आपकी राजनीतिक समझदारी होगी। मैं नहीं चाहता कि आप राजनीतिक मूर्खता की तरफ जाएं। लोया साहब, देखिए शरद जी, मैं दो बातें बिल्कुल अलग अलग करता हूं। पहले तो ये गुमान करना छोड़ें कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है। मैं मानता हूं 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के सांसद है, मगर ऐसे कितने लोग हैं? शिवराज जी। दूसरी बात, जो व्यापम बार बार करते हैं, मैं बताता हूं आपको। 2018 में आप मामला दर्ज करने गए थे ना दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, इसके बाद 23,000 पन्ने उसके जो आरटीआई से आपने लिए थे उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। उसको क्यों बचते हैं? ये क्यों बचते हैं? केवल वोट मांगते समय आपको क्यों याद आता है? और हम फिर गर्व से कहते हैं 508 एडमिशन निरस्त हुए हैं, 113 से ज्यादा डिग्री। एक आदमी जेल नहीं गया लोया जी, एक आदमी जेल नहीं गया। और ये किसकी गलती है? सीबीआई की गलती है। तो सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त करो। हमें आपकी बात नहीं सुन, फिर आप वही राजनीति पे आ गए। मैंने कहा ना, न्याय किसको मिला? सुन लीजिए, आप एक लाइन बताइए। सुन लीजिए उनकी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। देखिए शरद जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी जैसे वरिष्ठ मंत्री कितने लंबे समय तक निर्दोष होते हुए जेल रहे, इसके बावजूद ये कहते हैं कोई जेल नहीं गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप सत्य को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ जो सबसे खास है कि ये बार बार आप इस तरह की बातें करते हैं, जैन जी की। युवा क्या चाहता है, छात्र क्या चाहता है? वो छात्र और युवा हर जगह तो आपको जवाब दे रहा है कि वो चाहता क्या है, वो शुचिता चाहता है। अब एक बात और कह के शरद जी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, कर्नाटका में भी 3 पेपर लीक हुए, पश्चिम बंगाल में भी 3 पेपर लीक हुए हैं और तेलंगाना में 2 पेपर लीक हुए हैं। और हम भी विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम विरोध कर रहे हैं एक मर्यादा के भीतर रहकर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी। किससे आजादी? भाई ये देश आजाद है, हमारे पूर्वज इस आजादी को प्राप्त कर चुके हैं।
ये जो आपकी देश विरोधी फिर आप मानसिकता है, फिर उसका आप विरोध आगे फिर नहीं आपने बढ़ा बांटा पाऊंगा, उनको, अब आगे नहीं बढ़ा प्रदर्शनकारियों को, पाऊंगा, लेकिन बच्चों को आपने मुझे कांग्रेस और भाजपा में बांटा। एक यही आपकी सबसे एक बड़ी चीज भूल का है। जवाब जरूर मैं सोचता हूं कि हम युवाओं को योग्य बनाएं, कि हम इसमें अटके रहें कि माफ कीजिएगा, लाडली बहना एक बहुत अच्छी योजना है और जिस वर्ग को एड्रेस कर रही है, ठीक है, आपका निर्णय है, आप दीजिए, लेकिन क्या आप कल ऐसे ही युवाओं के साथ भी करेंगे कि साहब हम ये योजना ला रहे हैं, हर परिवार से एक बच्चे को नौकरी दे रहे हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप कहां से लाएंगे? या आप चलिए ये भी माना कि आपने बहुत योग्य बना दिया, कोचिंग सेंटर पूरे देश में खोल दिए, अखिल भारतीय सेवा की भी तो सीमा है, आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तो सीमा है, स्टाफ ग्रेड कमीशन की भी तो सीमा है, कितनी नियुक्तियां देंगे आप, योग्य बच्चे भी हो जाएं तो? अब अमेरिका रोक रहा है, फ्रांस रोक रहा है, नहीं आएगा कोई भारत से, चीन से नहीं आएगा, अमेरिका फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट, क्या करेंगे आप? आप थोड़ा राजनीति से आप दोनों अलग हटेंगे तो इस सवाल पर आप विचार कर पाएंगे कि हर हाथ को काम देने के लिए उसे अलग अलग तरीके से योग्य बनाना होगा। कोशिशें हुई हैं, मुद्रा योजना है, आप सिखाइए ना, पकोड़े बेचना भी बुरी बात नहीं है, चाय बेचना भी बुरी बात नहीं है। हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, पूछ लीजिए, इंदौर में इनकम टैक्स देने वाले ठेले वालों की संख्या कई होगी जिनकी कमाई 5-5 लाख रुपए है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं। फिर आप रोना रोते नौकरी नौकरी। और ऐसे युवाओं से भी मेरा आग्रह है, ऐसे उद्यमी ठेले वालों को भी देख लीजिए भाई साहब, जो 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर सरकार को देखते रहेंगे तो सरकार की सीमा है, अब वो बजने लगी है। ये लड़ेंगे राजनीति के लिए आपस में, लेकिन इसमें अगर आप लड़ गए ना तो मुल्क पीछे छूट जाएगा भाई साहब, समझ लीजिएगा। अज्ञानी एंकर की बात। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए हमारा खास न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।